कहते हैं क्या कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स डिफर्स बाय अ प्रोटॉन। सही बात है। चलिए नेक्स्ट बात बताओ कि कॉन्जुगेट एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का के और केबी का प्रोडक्ट कितना होता है? के ऑफ एच ए इंटू के बी ऑफ ए माइनस कितना होगा? के डब्ल्यू के बराबर। कभी भी देखोगे कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में के ए और के बी का प्रोडक्ट कितना होता है? ये हमेशा के डब्ल्यू के बराबर होता है। आई बात समझ में? अब देखो अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब उसका के इज ग्रेटर देन 1, तो उसका के बी क्या होगा? तो के बी इज के डब्ल्यू बाई के। तो अगर के ग्रेटर देन 1 है तो के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन के डब्ल्यू। यानी वो वाटर से भी स्ट्रॉन्गर एसिड है या वाटर से भी वीकर एसिड है? वाटर से भी वीकर एसिड है। जैसे HCl को कहते हैं हम कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस है Cl माइनस, है ना? अब Cl माइनस और वाटर में बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? Cl माइनस और वाटर में कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? Cl माइनस है या वाटर है? क्या कहोगे? वाटर है ना? यानी अगर हम H+ ऐड करें तो H+ एक सॉल्यूशन में वाटर भी है और Cl माइनस भी है, और अगर हम इसमें H+ ऐड करें तो वो H+ Cl माइनस के साथ कंबाइन होगा या वाटर के साथ कंबाइन होगा? वाटर के साथ कंबाइन होगा। यानी Cl माइनस इतना बुरा बेस है कि वो वाटर में अगर रहेगा तो वाटर में कभी वो H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका इक्विलिब्रियम जो है वो पूरी तरीके से H+ और Cl माइनस की साइड में जाएगा। ठीक है। अगर कोई वीक एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। वीक एसिड है तो उसका K 1 से कम होगा और KW से ज्यादा होगा, है ना? अगर K ऐसा है तो बताओ KB कैसा होगा? K ऐसा है तो KB कैसा होना चाहिए? KW से ज्यादा और 1 से कम। आप लिमिट पुट करके देख लो। तो KB की वैल्यू ऐसी आ रही है। KB की वैल्यू अगर ऐसी आ रही है तो क्या कह सकते हो? KB की वैल्यू अगर ऐसी आ रही है तो ये अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस भी कैसा है? वीक है। एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी कैसा होता है? वीक ही होता है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस इज ऑल्सो वीक। बात समझ में आई? वीक का मतलब है कि जैसे एसिटेट आयन है, क्या ये एसिटेट आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस है? हेलो सर। हाँ क्लास कब शुरू हुई थी? क्लास बस अभी शुरू हुई है सर। यही शुरू? हाँ यही से शुरू हुई है। सर फिर से बता दीजिए, रीडिंग सर अभी भी आई है बस। Ka इंटू KB इक्वल्स टू KW कहते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड में K का ऑर्डर 1 से कम और KW से ज्यादा होता है। यही बात कहते हैं। जो एसिड वाटर में वीक एसिड का काम करेगा उसका K 1 से कम होगा और KW से ज्यादा होगा। और तुम्हें पता है कि K इंटू KB इक्वल्स टू KW। अब देखो अगर K की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं, K की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो KB की वैल्यू कितनी आ रही है? KW के बराबर आ रही है। और K की वैल्यू अगर मैं 1 से थोड़ा सा कम पुट करूंगा, 1 से कम पुट करूंगा तो KB की वैल्यू क्या आ जाएगी? KW से ज्यादा आ जाएगी, हाँ है ना? तो जब ये 1 से थोड़ा कम होगा तो KB की वैल्यू KW से थोड़ी ज्यादा आएगी। Ka की वैल्यू KW पुट कर दो तो KB की वैल्यू 1 आ जाएगी, और KW से थोड़ी ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो 1 से थोड़ी कम आएगी, हाँ है ना? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी कैसा होता है? वीक ही होता है। एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी कैसा है? वीक है। पर जिसका K जितना ज्यादा होगा उसका K भी उतना कम होगा। जिसका K जितना ज्यादा होगा उसका K भी उतना कम होगा। अब स्टेटमेंट सुनना। अ वीकर एसिड, वीकर मतलब कैसी बात की जा रही है? एब्सोल्यूट या रिलेटिव? रिलेटिव। अ वीकर एसिड हैज स्ट्रॉन्गर बेस, ऐसा कहना। अ वीकर एसिड हैज स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है?
वीकर एसिड, जो एसिड कमजोर होगा उसका कॉन्जुगेट बेस दूसरे के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे अगर दो एसिड्स की बात करें, HCOOH और CH3COH, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? वीक एसिड है ना। अब बताओ दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? स्ट्रॉन्गर कौन है? फॉर्मिक है ना। अब अगर दो कॉन्जुगेट बेस की बात करें, एक तो फॉर्मेट आयन और एक एसीटेट आयन, इनमें से स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस कौन है? CH3COO-। आई बात समझ में? तो सही स्टेटमेंट यह है कि अ वीक एसिड अगर वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस भी कैसा होगा? वीक होगा। आई बात समझ में? और अगर जो एसिड वीकर है उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। आई बात समझ में? अब देखो ऐसे एसिड्स जिनका K वाटर से भी कम है, KW से भी कम है, अगर K KW से भी कम होता है तो क्या ये एसिड्स कभी वाटर में आयनाइज होंगे? नहीं। जैसे कौन से एसिड्स हैं जिनका K वाटर से भी कम, K जो होगा वो जो वाटर से भी कम एसिडिक है? जैसे इथेनॉल वाटर से भी कम एसिडिक है, वाटर से ज्यादा एसिडिक है? कम एसिडिक है। हाइड्रोजन गैस क्या कहोगे? हाइड्रोजन गैस क्या एसिड का काम करता है? नहीं। अब हाइड्रोजन गैस से मान लो H+ हमने निकाल के इसको एसिड का काम कराया है, तो बचेगा क्या? H-, यानी H2 को अगर एसिड का काम करे तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? H-। अब H- कैसा बेस है? बुरा बेस या बहुत बुरा बेस या बहुत अच्छा बेस? ये H2 जो है वो बहुत बहुत बुरा एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत बहुत अच्छा एसिड। इसका जो K है वो KW से बहुत बहुत कम होगा। अगर इसका K KW से बहुत बहुत कम होगा तो इसका K भी क्या कहोगे? ये 1 से काफी ज्यादा होगा। ये तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। आई बात समझ में? तो जो लोग एसिड का काम ही नहीं करते, अगर उनका कॉन्जुगेट बेस बना गया है तो उनका कॉन्जुगेट बेस देखोगे कि उनका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। आई बात समझ में? अब आप रिवर्स यहां से जा सकते हो। जो बेस स्ट्रॉन्ग है उसका कॉन्जुगेट एसिड वाटर से भी वीक है ना। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? या अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस अगर होता है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वाटर से भी क्या रहेगा? वीक बेस रहेगा। आई बात समझ में? जो बेसेस वीक हैं उनका कॉन्जुगेट एसिड कैसा रहेगा? जो बेसेस वीक है उनका कॉन्जुगेट एसिड कैसा? वो भी वीक है। और जो बेसिस वाटर से भी वीक है उनका कॉन्जुगेट एसिड कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। आई बात समझ में? अब देखो इसी के बेसिस पे हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को भी डील कर सकते हैं। अब अगर क्या Cl- को पानी में ऐड किया जाए तो Cl- पानी से H+ ले पाएगा? Cl- पानी से H+ नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? खराब बेस है। तो क्या Cl- की पानी में हाइड्रोलिसिस होगी? नहीं होगी। पर अगर एसीटेट आयन को पानी में रखा जाए तो एसीटेट आयन वीक एसिड से आया हुआ है, वीक एसिड से प्रोड्यूस होने वाला एनायन है, यानी ये तो वीक बेस है। पर ये क्या पानी से स्ट्रॉन्गर है? अरे हाँ है ना, पानी से स्ट्रॉन्गर है तो ये पानी का क्या करेगा? H+ ले सकता है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। सर ब्लर आ रहा है आपका स्क्रीन ब्लर आ रहा है? नहीं तो सही है। अभी ठीक है? सही है। अभी सही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसका हाइड्रोलाइज होगा, कौन सा हाइड्रोलाइज नहीं होगा। अच्छा एक टर्म यूज करते हैं, लेवलिंग इफेक्ट, सुना होगा। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट और लेवलिंग सॉल्वेंट। जैसे मान लो कि एक एग्जाम कराया जाए जिसमें पूरे बैच के 100% मार्क्स आ जाए, पूरे बैच के 100% मार्क्स आ जाए, तो हम क्या उस एग्जाम के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ज़्यादा सीरियस है, कौन कम सीरियस है? हाँ ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो वो एग्जाम सबको क्या कर रहा है? एक ही लेवल पे आगे खड़ा कर रहा है। हम उस एग्जाम से किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते।
जैसे आईएससी बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, 1000 बच्चों के 99.8% आते हैं, पर वही IIT JEE एडवांस का रिजल्ट निकलता है, एक बच्चे के आते हैं मानो 98%, तो अगले बच्चे के आते हैं सीधे 92%, 6% 5% का शुरू में डिफरेंस होता है। तो जो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व करने के बाद सारे इलेक्ट्रोलाइट बराबर एक्सटेंट से डिसोसिएट कर जाए, उस सॉल्वेंट को क्या कहोगे? वो येवलिंग सॉल्वेंट है। जैसे जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनके लिए वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर किस तरीके का सॉल्वेंट है? येवलिंग सॉल्वेंट। HCl और HNO3 में किसका डिसोसिएशन ज्यादा है? क्या ये वाटर में डिसॉल्व करके बता सकते हो? नहीं। तो वाटर कैसा सॉल्वेंट है? येवलिंग सॉल्वेंट। पर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के लिए कैसा है? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। आई बात समझ में? तो एसिटिक और फॉर्मिक के लिए कैसा है? वाटर डिफरेंशिएटिंग है। बाकियों के लिए कैसा है? येवलिंग सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप लोग ने कई सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं। हाँ, वीक एसिड में ये फॉर्मूला देखा है कि वीक एसिड का अगर वीक एसिड हो तो pH इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? pH इज हाफ pK माइनस ऑक्सी। हाँ है ना? इसमें एजम्पशन क्या है? फॉर्मूला तो बनता है pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस ऑक्सी, बट इस फॉर्मूले को यूज करने में लिमिटेशन क्या है? अल्फा की वैल्यू या रूट K/C की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0.1 से कम आनी चाहिए। तो pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस ऑक्सी। अगर बेस होगा, वीक बेस होगा तो क्या करोगे? बेस होगा तो आप pH की बजाय इसको क्या करोगे? POH, और pH इज इक्वल टू हाफ pKb माइनस ऑक्सी। हाँ है ना? तो pH इक्वल्स टू हाफ pKb माइनस ऑक्सी कर दोगे। अगर दो एसिड्स का मिक्सचर होता है, दो एसिड्स का मिक्सचर है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज √C। अगर दो वीक एसिड्स का मिक्सचर होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि H+ इज इक्वल टू √CK1 प्लस √CK2। ये फॉर्मूला हम मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स में यूज करते हैं। हाँ, अब देखो थोड़ी सी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। थोड़ा सा एक सिंगल फॉर्मूले से अपना काम चल जाएगा। जैसे आप वीक एसिड के केस में जब pH लिखते हो तो फॉर्मूला लिखते हो कि हाफ pKa माइनस ऑक्सी। हाँ ना? अब देखो अगर कोई जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम क्लोराइड है, तो बताओ अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी? अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करोगे तो हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी? होगी। जितने भी वीक एसिड या वीक बेस से आने वाले कैटायन और एनायन है उनकी वजह से हाइड्रोलिसिस होती है। तो अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन कौन से बेस से आया हुआ है? वीक बेस से आया हुआ है, तो इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होगी। अच्छा, ये वीक बेस से आया है तो ये कैसा काम करेगा? किसका काम करेगा? वीक बेस से आया हुआ है तो ये कैटायन खुद कैसा काम करेगा? अरे कैटायन खुद कैसा काम करेगा? ये एसिड का काम करेगा या बेस का काम करेगा? एसिड का काम करेगा। बेस से जो आता है वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है, तो ये एसिड का काम करेगा। हाँ है ना? और अगर ये एसिड का काम करेगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? H+। तो वीक बेस से आता है कैटायन, और कैटायन के केस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन में कौन प्रोड्यूस होगा? कैटायन H+। और कैटायन H+ प्रोड्यूस हुआ तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इसका K क्या कहोगे? तो Kw/Kb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यही कहेंगे पक्का। अब इसका pKa क्या कहोगे? तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw/Kb। हाँ है ना? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka को क्या कहोगे? ये तो pKa है। और नेगेटिव लॉग ऑफ Kw को क्या कहोगे? pKw माइनस pK। हाँ है ना? अब इस फॉर्मूले में बस ये वैल्यू पुट कर दो, यहां pKa की जगह पुट कर दो pKw माइनस pKb, बस। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का सीधा फॉर्मूला आप यही से निकाल सकते हो कि हाफ
pKa की जगह आप पुट कर दो pKw माइनस pKb माइनस सिऑक्सी। ये भी मत करो, सीधा सीधा क्या करो, कैटायनिक हाइड्रोसिस का जब भी केस आए आपको नॉर्मली Kb दिया जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। Kb दिया है तो सीधे क्या निकालो K, और K निकाल के इसी फॉर्मूले में पुट करो। आई बात समझ में? K निकाल के सीधे इसी फॉर्मूले में पुट करो। बात समझ में आई? एक ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हाइड्रोसिस के भी यूज करोगे, बस यहां K निकाल के पुट कर देना है। अगर एसिटेटाइन जैसा सॉल्ट हो तो बताओ यहां पर कौन सी हाइड्रोसिस, किसकी वजह से हाइड्रोसिस होगी? कैटायन की वजह से या एनायन की वजह से? एनायन की वजह से होगी। और अगर एनायन की वजह से हाइड्रोसिस होगी तो एनायन OH माइनस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो एनायन है ये बेस का काम करेगा, बेस का काम करेगा तो OH माइनस प्रोड्यूस होगा। तो एनायनिक हाइड्रोसिस में एनायन OH माइनस प्रोड्यूस होगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। इस केस में pOH बताना हो तो क्या पुट कर सकते हो? तो pOH इज हाफ pKb माइनस सिऑक्सी, और pKb कैसे बताओगे? Kb कैसे बताओगे? तो Kw अपॉन K। एकदम यही सेम फॉर्मूला यूज करो और सॉल्ट हाइड्रोसिस के ये दोनों केसेस हो जाएंगे। जब कैटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोसिस हो, कैटायनिक और एनायनिक दोनों हाइड्रोसिस हो तो उस केस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो कैटायनिक हाइड्रोसिस कब होगी? जब कैटायन वीक बेस से आ रहा हो, और एनायनिक हाइड्रोसिस कब होगी? जब एनायन वीक बेस से आ रहा हो। अब देखो इसमें दो चीजें और बनती हैं कि कब कंप्लीट हाइड्रोसिस होगी और कब पार्शियल हाइड्रोसिस होगी। कब कंप्लीट हाइड्रोसिस होगी और कब पार्शियल हाइड्रोसिस होगी। तो मान लो मैंने NaH ले लिया, NaH, तो ये बताओ NaH के केस में कौन सी हाइड्रोसिस होनी चाहिए? NaH में एनायनिक हाइड्रोसिस होगी या कैटायनिक होगी? एनायनिक होगी, हाँ ना। अब बताओ ये कंप्लीट होगी या पार्शियल होगी? मतलब इक्विलिब्रियम आएगा बीच में या रिएक्शन पूरी फॉरवर्ड जाएगी? तो H माइनस देखो, H माइनस कैसा बेस है? कमजोर वाला बेस है या बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बेस है? बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। तो वो तो क्या करेगा? H माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करके H2 प्लस OH माइनस बना देगा। तो यहां पर हाइड्रोसिस कैसी होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां हाइड्रोसिस कंप्लीट होनी चाहिए। पर अगर सोडियम एसिटेट हो तो हाइड्रोसिस कैसी होगी? तो सोडियम एसिटेट जो है वो वीक एसिड है, एसिटेट एंड वीक एसिड है, और कॉन्जुगेट बेस भी वीक है। तो सोडियम एसिटेट के केस में हाइड्रोसिस कैसी होनी चाहिए? पार्शियल होनी चाहिए। Cl माइनस के केस में हाइड्रोसिस क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। Cl माइनस क्या है? क्या इसके केस में सॉल्ट हाइड्रोसिस होगी? नहीं होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन बेस कैसा है, हाइड्रोसिस को भी तीन पार्ट में, एक तो जो बेस वाटर से भी वीक हो गए उनके केस में नो हाइड्रोलिसिस, जो केस वीक तो है पर वाटर से स्ट्रॉन्गर है उनके केस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और जो बेसिस वाटर से भी स्ट्रॉन्गर बेस है, जो बेसिस स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, उनके केस में कैसी हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अभी ऑर्गेनिक में क्या पढ़ रहे हो? GOC2, ठीक है। आप लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का नाम सुना होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हम जहां पर भी यूज करते हैं वहां पर एकदम प्रोटिक एच होना ही नहीं चाहिए, वहां एसिडिक एच हो ही नहीं सकता, यहां वाटर या कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये H माइनस प्रोटिक सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आया तो ये तुरंत H माइनस उसके साथ कंबाइन होकर तुरंत हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा। तो यहां पर इसकी हाइड्रोलिसिस कैसी होगी? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। आई बात समझ में? तो जो वाटर से भी वीक हैं उनके केस में नो हाइड्रोलिसिस, जो वीक हैं पर वाटर से स्ट्रॉन्गर हैं उनके केस में पार्शियल, और जो स्ट्रॉन्ग हैं उनके केस में कंप्लीट। तो ये तीन केस की हाइड्रोलिसिस बनेगी। इसके केस में Cl माइनस नो हाइड्रोलिसिस, एसिटेट आयन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और इसके केस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो अगर इसके एक मोल हाइड्रोलाइज होगा तो कितना मोल OH माइनस बन जाएगा? एक मोल बन जाएगा। आई बात समझ में? तो वहां हमें इक्विलिब्रियम का खेलना ही नहीं है, सीधे हाइड्रोलाइज करा देना है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है, जैसे मान लो ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है, तो कैटायनिक में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे
और के की जगह क्या पुट कर दोगे, तो KW/KB। और अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है तो POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस ऑक्सी, और KB की जगह आप KW/K पुट कर देंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूले में पुट करो, सेम रिजल्ट आ जाएगा। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस फॉर्मूले का जो लिमिटेशन है कि K/C या KB/C का रूट 0.1 से कम होना चाहिए, वो इस पे भी वैलिड होगा। आई बात समझ में? सेमी एजम्पशन से डेराइव हो रहा है, तो सेमी लिमिटेशन होना चाहिए। तो यहां KB/C की रूट KB/C शुड बी लेस देन 0.1। और कैटायनिक और एनायनिक अगर दोनों हाइड्रोलाइज करें तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते। चलिए, अगर मैं आपको इसमें कुछ सीट में कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी बफर वगैरह पे सब पे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस भेज दूंगा, ये पूरी शीट भेज दूंगा, आप लोग इस पूरी शीट को ट्राई करिएगा। ठीक है? हाँ सर आपने जो नोट बनाया है वो पूरे। ठीक है, चलिए अब हम, अच्छा थोड़ा सा बफर का भी आइडिया है। बफर कैसे बनता है, बफर कैसे बनाते हैं? अच्छा, बफर का मीनिंग क्या होता है ये बता दो। मेंटेन, जैसे कोविड के टाइम पे या कभी ऐसे जब न्यूज आ जाती है कि अब बस लॉकडाउन लगने वाला है, सारे बाजार बंद होने वाले हैं, तुरंत क्या होता है, मार्केट से जो सामान होते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं। हाँ है ना? तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं वो बड़े बड़े गोदामों में स्टॉक रखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आए तो उसको डील किया जा सके। तो बफर का सीधा मतलब बफर स्टॉक होता है एक। बफर स्टॉक का मतलब है कि ऐसा स्टॉक जो अगर ज्यादा हो गया या कमी हो गई तो उसको मेंटेन करेगा। अब देखो, ऐसा सॉल्यूशन जो अपने पीएच के लिए बफर का बिहेवियर दिखाता है, मतलब जिसका पीएच कम या ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो वो H+ या OH- को सप्लाई करके अपना पीएच मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन कैसे अपना पीएच मेंटेन कर सकता है? तो देखो, अगर हम पीएच की बात करें तो मान लो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आप H+ ऐड करते हो, तो अगर H+ ऐड करोगे तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, हाँ है ना? तो पीएच यहां डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। अगर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो पीएच डिक्रीज होना शुरू करेगा। तो ये क्या होना चाहिए, तो बफर सॉल्यूशन क्या करेगा कि ये H+ को डिक्रीज, अगर हम यहां H+ इंक्रीज कर रहे हैं तो पीएच डिक्रीज होना शुरू करेगा। तो ये बफर सॉल्यूशन क्या करेगा कि ये H+ को किसी तरीके से कंज्यूम करेगा, H+ को किसी तरीके से कंज्यूम करेगा कि पीएच जितना डिक्रीज होता चाहिए था उतना डिक्रीज ना हो। अगर हम इसमें OH- ऐड करेंगे तो पीएच क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। तो बफर सॉल्यूशंस अपने पीएच में चेंज ही नहीं होने देते या पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। उनमें पीएच चेंज तो होगा पर जितना चेंज होना चाहिए था उतना चेंज नहीं होगा। अब ये कैसे होता है, तो इसमें देखोगे कि इसमें दो पार्ट, एक सोचो एक वीक एसिड ले और उसी का अगर कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट हो, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस और H+ हो, जैसे एसिटेट आयन हो, एसिटिक एसिड हो और एसिटेट आयन हो। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम H+ ऐड करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस H+ के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड दे देगा, वीक एसिड दोबारा मिल जाएगा। और अगर हम OH- ऐड करेंगे तो OH- के साथ ये H+ का कंबाइन होगा और ये वीक एसिड और ज्यादा डिसोसिएट करता है। तो बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और कैसे मेंटेन होता है, तो वीक एसिड और उसी का कॉन्जुगेट बेस होता है और ये दोनों अपने इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करके ये मेंटेन करते हैं। इसके अलावा अगर देखोगे कि NaHCO3 का पीएच कितना होता है, NaHCO3 में देखोगे कि ये HCO3- है। क्या HCO3- की हाइड्रोलिसिस होगी? वीक एसिड से आ रहा है या स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है? वीक एसिड से आ रहा है, तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है। क्या इसके पास एसिडिक H भी है?
हाँ है ना, तो ये डिसोसिएट भी करेगा और हाइड्रोलाइज होके H2CO3 भी दे सकता है, हाँ है ना, ये हाइड्रोलाइज भी हो सकता है और डिसोसिएट होके H2CO3 भी दे सकता है। ऐसे एनायन को क्या कहते हैं? ये H+ ये के H2CO3 बना सकता है और H+ यूज करके कार्बोनेट आयन बना सकता है। ऐसे एनायन को क्या कहते हो? एम्फीप्रोटिक। वैसे तो देखो एसिड का भी काम कर रहा है और बेस का भी काम कर रहा है, तो हमें इसको कहना चाहिए कि ये कैसा है? एम्फोटेरिक है। पर ये प्रोटॉन H+ ये भी सकता है और H+ दे भी सकता है। तो जो योग H+ दे सकते हैं और H+ ये भी सकते हैं उनको क्या कहते हैं? ये एम्फीप्रोटिक हैं। एम्फीप्रोटिक H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ डोनेट भी कर सकता है, तो उनको कहते हो कि वो योग कैसे हैं? एम्फीप्रोटिक हैं। और एम्फीप्रोटिक का pH देखोगे कि pH इज pKa1 प्लस pKa2/2 होता है। मतलब ये जो दो डिसोसिएशन का पार्ट है उनके pKa का मीन ले लो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऐसा सॉल्ट ऐड कर दें, अमोनियम एसीटेट टाइप, अब बताओ अमोनियम एसीटेट का pH कितना होता है? अमोनियम एसीटेट टाइप सॉल्यूशन ऐड कर लिए तो इसका pH कितना होगा? तो इसका pH आप क्या बताते हो? तो pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKb माइनस pKa, यहां माइनस pKa होता है। अब देखो क्या यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का कोई टर्म आ रहा है? तो इसका भी pH क्या होगा? pH क्या रहेगा? pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। आई बात समझ में? तो ये भी बफर का काम कर सकता है, ये केस रहा तो भी बफर का काम करेगा, और ये वाले केस में भी देखोगे कि pH कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये वाला केस भी स्लाइटरी बफर का काम कर जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो हम नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी। चलिए अब देखो सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं और सॉल्युबिलिटी होती क्या है। तो एक काम कर सोचो कि अगर हम पानी में चीनी डिजॉल्व करें, 1 लीटर पानी ले उसमें चीनी डिजॉल्व करें, तो क्या जितना मन है उतना चीनी डिजॉल्व कर सकते हैं, या कोई एक लिमिट होगी? एक लिमिट होगी। पानी में अगर नमक भी डिजॉल्व करें तो क्या हम जितना चाहे उतना नमक डिजॉल्व कर सकते हैं? नहीं। अगर देखो जलेबी या रसगुल्ला बनाने वाले जो हलवाई होते हैं, वो जब पानी में चीनी को डिजॉल्व करते हैं तो उसको साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? हीट करते हैं, और हीट करते हैं तो और ज़्यादा चीनी डिजॉल्व हो जाती है, हाँ है ना। तो डिजोल्यूशन का जो इक्विलिब्रियम है उसको वो फॉरवर्ड शिफ्ट कराते हैं, और कैसे शिफ्ट कराते हैं? तो हीट करके। यानी क्या बोल सकते हो, डिजोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? चीनी का जो पानी में डिजोल्यूशन का इक्विलिब्रियम है उसको हीट करके फॉरवर्ड ले जाया जाता है, हीट करके फॉरवर्ड ले जाते हैं। यानी चीनी का पानी में डिजोल्यूशन कैसा है? एंडोथर्मिक है, हाँ है ना। कैसे बोल सकते हैं एंडोथर्मिक है? क्योंकि हीट करने के बाद वो फॉरवर्ड जा रहा है। अब जरा फोर्सेस का टर्म में सोचो कि कैसे ये एंडोथर्मिक हो रहा है। तो चीनी का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कहोगे? C12H22O11, हाँ है ना। अब C12H22O11 है तो उसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं, तो वो दो चीनी के मॉलिक्यूल जो हैं, जो दो C12H22O11 में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाँ है ना। उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ेगी, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ती है, और दैट्स वाई चीनी का डिसोल्यूशन वाटर में कैसा है? एंडोथर्मिक है। कुछ कंपाउंड्स का वाटर में डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक भी होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, वो तो केमिकल रिएक्शन भी है। जैसे H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है। आई बात समझ में? इथेनॉल को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है? ट्राई किया है मजूमदार? इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। आर यू श्योर? इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करोगे
वो ठंडा होता है या गर्म होता है? ठंडा होता है। ठंडा होता है तो वो हीट एब्जॉर्ब किया है, हीट रिलीज किया। रिलीज करेगा तो गर्म होगा, एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ है? एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो ठंडा हो रहा है। हाँ है ना, इस बात को समझना। हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तो अपना टेम्परेचर तुरंत ड्रॉप कर जाएगा, उसके बाद सराउंडिंग उसको हीट करेगा, सराउंडिंग फिर से उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर पे जाएगा। हाँ है ना, H2SO4 को डालते हो जब पानी में तो तुरंत सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, क्योंकि जो हीट रिलीज होती है वो पहले किसको मिलती है? सॉल्यूशन को ही मिलती है। हाँ है ना, तो जो चीज मिक्स करने के बाद गर्म हो जा रही है मतलब उसका डिसोल्यूशन का प्रोसेस कैसा है? एक्सो है। और जो ठंडी हो जा रही है उसका डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडो है। कभी ग्लूकोज खाया है ऐसे ही, सॉलिड ग्लूकोज खाया है? ठंडा ठंडा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है? ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ग्लूकोज का डिसोल्यूशन कैसा बोलोगे? वाटर में डिसोल्यूशन कैसा है? एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो हम किसी भी सब्सटेंस का कोई भी अमाउंट वाटर में डिसॉल्व, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी अमाउंट डिसॉल्व कर सकें। तो चलिए सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को एस से डिनोट करते हैं, एंड सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड in 1 liter of solution। अब देखो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होना चाहिए या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होना चाहिए? डिपेंडेंट। जैसे मान लो हमने H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व किया, H2SO4 को लिक्विड में लिया और लिक्विड में लेके हमने उसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो ये देखोगे कि H2SO4 एक पस बन रहा है और यहां पर डेल्टा H इज लेस देन 0। हाँ ना, डेल्टा H लेस देन 0 आ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए? डेल्टा H लेस देन 0 है, मतलब ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। यानी तापमान बढ़ाने के साथ ये प्रोसेस कहां शिफ्ट होना चाहिए? बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। वही इथेनॉल C2H5OH का, C2H5OH का वाटर में डिसोल्यूशन कैसा कहोगे? ये एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये प्रोसेस और भी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा। C12H22O11, इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए? इसको भी अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? एंडोथर्मिक। ये भी एंडोथर्मिक है। यानी सॉल्युबिलिटी जो है ये टेम्परेचर एक स्पेसिफिक, ये टेम्परेचर चेंज करने के साथ सॉल्युबिलिटी सेम रहने वाली है, चेंज हो जाने वाली है? चेंज हो जाने वाली है। तो सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होना चाहिए। अब देखो, अब हम सॉल्ट्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, दो क्लासेस में। ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा होती है, वैसे सॉल्ट को कहते हैं कि वो पानी में फुली सॉल्युबल है। ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो? 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा हो, उनको क्या कह देते हो? वो फुली सॉल्युबल है। आई बात समझ में? और ऐसे सॉल्ट जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर से कम होती है, वैसे सॉल्ट्स को क्या बोलते हैं? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब देखो, जैसे एक सॉल्ट की बात करें AgCl। अब देखो AgCl सॉलिड जो है इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -5 m पर लीटर, 10 की पावर -5 मोल पर लीटर होती है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -5 मोल पर लीटर है, तो इसको क्या कहोगे? ये कैसा सॉल्ट है? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो जो भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, या इनको कह देते हैं कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं,
और इन सब की सॉल्युबिलिटी 0.1 m से कम होती है। अब देखो डिसॉल्व होने का दो तरीका है। जैसे ये AgCl डिसॉल्व हुआ तो डिसॉल्व होके ये पहले बनाएगा AgCl एक्वस, और फिर ये AgCl एक्वस जो है ये आयंस में टूटेगा, Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। अब डिफरेंट सब्सटेंसेस के केस में ये इक्विलिब्रियम डिफरेंट एक्सटेंट तक होता है। जैसे अगर हम इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करें, इथेनॉल को C2H5OH, तो ये एक्वस C2H5OH बनाता है। इसके बाद या क्या ये डिसोसिएट होता है? क्या C2H5OH वाटर में डिसोसिएट हो सकता है? C2H5O माइनस और H प्लस के फॉर्म में डिसोसिएट हो सकता है क्या? तो नहीं, क्योंकि ये वाटर से भी वीक एसिड है, तो ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होता। तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो केवल यहीं तक, एक्वस तक होता है। आई बात समझ में? दूसरा, अगर हम H2SO4 को डिसॉल्व करें, H2SO4 कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। तो लिक्विड से उसका एक्वस बना, और एक्वस बनने के बाद वो क्या होता है? वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, है ना? उसके बाद अगर हम एसिटिक C12H22O11 को डिसॉल्व करें तो ये एक्वस तो बना लेता है पर ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होता है। अगर हम NaCl सॉलिड को वाटर में ऐड करें, NaCl सॉलिड को वाटर में ऐड करोगे तो क्या होगा? तो ये NaCl एक्वस बनाएगा, और ये NaCl एक्वस क्या करेगा? ये आयंस में कंप्लीटली टूट जाता है। तो कोई भी सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व करने के बाद आपको एक तो पहले उसका एक्वस फॉर्म मिलेगा, और फिर वो एक्वस फॉर्म आयंस में टूट जाता है। आई बात समझ में? अब देखो, अनलेस एंड अनटिल आपको मेंशन हो, मेंशन अगर ना हो तो आप क्या मानोगे कि जो भी सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आयंस में कंप्लीटली टूट जाता है। तो जो भी सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, अगर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम सॉल्ट के केस में क्या मानेंगे कि जितना डिसॉल्व होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो इसलिए हम बीच वाले स्टेप को हटा के लिख सकते हैं कि AgCl सॉलिड से सीधा बना सकते हैं कि ये Ag प्लस एंड Cl माइनस है। अब एक बात ध्यान से समझो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मान लेते हैं कि AgCl के S मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ है। AgCl का कितना मोल डिसॉल्व हुआ? S मोल पर लीटर डिसॉल्व हो गया। इसका 1 लीटर में जो इसके मोल्स पर लीटर जो इसके मोल्स डिसॉल्व किए वो S मोल है। तो अब बताओ इसका पर लीटर कितना बनेगा? तो अगर इसका S डिसॉल्व होता है, S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है, तो उसका कितना बनना चाहिए? S बनना चाहिए। और इसका कितना बनना चाहिए? S बनना चाहिए, है ना? अब ये तो आयंस कहां पर है? ये एक्वस सॉल्यूशन में है ना? और ये PPT कहां पे है? ये सॉलिड कहां है? सॉल्यूशन के बाहर है। तो हम इसके लिए बात करें कि इसके कितने मोल पर लीटर डिसॉल्व हो रहे हैं। तो इसके S मोल पर लीटर, अगर इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S है तो जितने मोल्स पर लीटर इसके डिसॉल्व करेंगे उसी के हिसाब से ये आयंस बनेंगे। अगर इसके S मोल डिसॉल्व करेंगे पर लीटर तो इसका S मोल और इसका S मोल बनेगा। आई बात समझ में? अब अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाए, K लिखा जाए, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बताओ आप किसकी कांस्टेंट लिखते हो? एक्वस की लिखते हो, गैसेस का प्रेशर लिखते हो, और किसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते? सॉलिड्स और लिक्विड्स का। क्यों नहीं लिखते? सॉलिड्स और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। सॉलिड और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एडजस्ट कर दी जाती है। तो अगर हम इस डिसोल्यूशन का इक्विलिब्रियम लिखें तो इक्विलिब्रियम को लिखना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब ये देखो, ये सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम है, तो इसके लिखते हैं इसको Ks। और जरा इक्विलिब्रियम देखो किस फॉर्म में आ रहा है? तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट में आ रहा है, तो इसको लिखते हैं Ksp, या इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
अब देखो KSP, ये इसको कहा जाता है कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसा है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को क्या कहोगे? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या नहीं है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो बताओ इसकी वैल्यू किस पे, KSP की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है? केवल और केवल टेम्परेचर पे, हाँ है ना? यानी टेम्परेचर चेंज करने के साथ ये चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर चेंज करने के साथ अगर ये चेंज हो रहा है तो Ag प्लस और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो Ag प्लस और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। अब देखो अगर हमने क्या किया, वाटर लिया और वाटर में AgCl डिसॉल्व किया, प्योर वाटर में AgCl डिसॉल्व किया, और ऐसे केस में कह रहे हैं कि AgCl की जो मोलर सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी S के बराबर है। तो S इज इक्वल टू मोलर सॉल्युबिलिटी, तो हम KSP को क्या लिख सकते हैं? KSP इज इक्वल्स टू S स्क्वायर। तो ऐसे सॉल्ट के केस में आप KSP लिख सकते हो, इसका S इसका S, तो Ag प्लस इज S और ये भी S, तो ये हो गया S स्क्वायर। अब देखो केस को ध्यान से समझो। अगर एक जनरल सॉल्ट है, AXBY टाइप का एक सॉल्ट है, और इस सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब है कि और कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो बाकी और कोई फिनोमेना अभी नहीं है। सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, और एक हम एजम्पशन ले रहे हैं, एक हम बात मान रहे हैं कि यहां नो हाइड्रोलिसिस, कोई भी हाइड्रोलिसिस वगैरह नहीं हो रही है। सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्ट का नेचर है AXBY, इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा वाटर है तो वाटर भी इनके साथ रिएक्शन कर सकता है, और वाटर की रिएक्शन को क्या कहोगे? हाइड्रोलिसिस। तो हमने डिस्कार्ड कर दिया कि यहां हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो रही है, मतलब बस डिसोल्यूशन की बात हो, बस डिसोल्यूशन का इक्विलिब्रियम है। और हम ऐसी सिचुएशन में मान रहे हैं कि S इज इक्वल टू मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AXBY। अब अगर ये इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी है, इसका मतलब 1 लीटर में इस AXBY के कितने मोल डिसॉल्व होंगे? 1 लीटर में AXBY के कितने मोल डिसॉल्व होंगे? S मोल डिसॉल्व होंगे। अब देखो AXBY सॉलिड है, डिसॉल्व करेगा, डिसॉल्व करके A और B बनाएगा। अब बताओ A के कितने मोल बनेंगे? X, A की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, A का कोएफिशिएंट आएगा X और B का कोएफिशिएंट क्या आएगा? Y। इस पे चार्जेस भी आएंगे, मान लेते हैं यहां प्लस Y है और यहां माइनस X है, है ना? अब अगर इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S होती है तो बताओ इक्विलिब्रियम पर ये कितना बनना चाहिए? XS, और ये कितना बनना चाहिए? YS। अब देखो KSP का एक्सप्रेशन जब भी लिखोगे तो एकदम बेसिक बात ध्यान रखो, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एकदम लिखने आता है। आयन में कौन है? A प्लस Y, और उसका कोएफिशिएंट क्या है? X। इसकी पावर क्या लिखनी है? X, और B की पावर Y। अब कोई और इलेक्ट्रोलाइट है नहीं, कोई और हाइड्रोलिसिस, कुछ और रिएक्शन हो नहीं रही है, तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस होगा वही यहां पर नेट कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये नेट कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं कि ये XS की पावर X और YS की पावर Y। तो ये क्या हो गया? X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y कह सकते हैं। ठीक है, तो सीधा अगर कुछ भी नहीं हो रहा हो और कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रही है तो आप KSP को लिख सकते हो कि KSP को कह सकते हैं कि KSP इक्वल्स टू KSP को हम लिख सकते हैं कि KSP इक्वल्स टू X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर
x प्लस वाई। अब बताओ जैसे अगर AgCl टाइप का सॉल्ट हो और S यहां पर मोलर सॉल्युबिलिटी है और हम वाटर में डिजॉल्व करें, प्योर वाटर में डिजॉल्व करें तो उसको KSP को क्या लिखोगे? S स्क्वायर। AgCl सॉलिड का कलर कैसा होता है पता है? सफेद, कर्डी वाइट PPT बनता है। Ag2CrO4 सॉलिड, इसका PPT ईंटे जैसा बनता है, ब्रिक रेड PPT। Ag2CrO4 सिल्वर क्रोमेट, Ag2CrO4। अब बताओ इसका KSP क्या कहोगे? तो ये 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर और ये 1 है तो 1 की पावर 1 और S का पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 4s क्यूब। हाँ है ना। As2S3 इसका KSP क्या कहोगे? इसका KSP तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और S यहां पर मोलर सॉल्युबिलिटी है तो इसकी पावर क्या हो जानी चाहिए? 5। 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 3, 27 इंटू 4 दैट इज 108 S की पावर 5। आई बात समझ में? अब आपको KSP दिया जाए, S दिया जाए या S दिया जाए KSP बता सकते हो, KSP दिया जाए तो S बता सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में आपको उलझाया जाता है, S ना देके आपको मास दिया जाता है। S क्या है यहां पर? मोलर सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। तो अब आपको S ना देके क्या दे सकते हैं? मास दे दिया, ठीक है। जैसे द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट इज 0.03 ग्राम्स पर लीटर, देन कैलकुलेट KSP। solubility of calcium carbonate is 0.03 ग्राम पर लीटर, देन KSP बताना है। देखो पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, पहले तो समझना है कि ये किस में दिया है? ग्राम पर लीटर में। हमें S की वैल्यू ग्राम पर लीटर में दे रखी है और हमें किस में चाहिए? मोल पर लीटर में। अब ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर कैसे जाओगे? मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके। तुम्हें ये पता है ना कि इसका 1 लीटर में कितना ग्राम डिजॉल्व होगा? 0.03। अब 1 लीटर में कितने मोल डिजॉल्व होंगे? मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ग्राम से मोल में निकालनी हो तो 0.03 अपॉन 100 मोल पर लीटर। यहां 100 क्यों डिवाइड किया गया? मोलर मास है। वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, या कैपिटल M भी बोल सकते हैं। अब इसका KSP का एक्सप्रेशन बताओ क्या होना चाहिए? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैटायन और एक एनायन है, तो ये सीधा किस टाइप का है? S स्क्वायर टाइप है। तो S की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -4, तो S स्क्वायर विल बी 9 इंटू 10 की पावर -8। अब ये बताओ कि थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट होती है या नहीं होती? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक यूनिट वाली क्वांटिटी है या यूनिटलेस क्वांटिटी है? डिपेंड करता है। कैसे? आप लोग एक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि ln k इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन RT प्लस डेल्टा S नॉट अपॉन R, है ना। यहां पर k क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक यूनिट वाली क्वांटिटी है तो लॉग के अंदर में हम यूनिट बदल दे, लॉग की वैल्यू क्या होगी? बदल जाएगी, है ना। तो एक्चुअली में देखोगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थर्मोडायनामिकली क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? पर हाँ, छोटे बच्चों को 11वीं 12वीं के बच्चों को जैसे प्रेशर लिखते हैं, अब कैलकुलेशन में प्रेशर ATM में लिया है तो इसी आपको KP के साथ क्या दे दिया जाता है कि ये ATM में है। इससे आपको हिंट मिल जाता है कि KP की प्रेशर की वैल्यू किस में पुट करनी है? ATM में। वैसे कहा जाए तो कोई यूनिट नहीं होती। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट।
Calculate solubility product of AgCl if its saturated solution contains इतना मिलीग्राम्स पर लीटर ऑफ AgCl। क्वेश्चन को ध्यान से डेटा समझो पहले। सॉल्यूशन में कितना मिलीग्राम पर लीटर है AgCl? 1.435। अच्छा, AgCl का मोलर मास 143.5 ग्राम पर लीटर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अब आपको क्या दिया हुआ है कि AgCl के कितना ग्राम, तो 1.43, तो इसको हम लिख सकते हैं 143.5 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम पर लीटर। मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -3, और 143.5 में डेसिमल को आगे 2 डिजिट पीछे 2 डिजिट खिसकाया तो 10 की पावर -5। अब बताओ मोल्स पर लीटर में कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, तो इसका मोलर मास 143.5 है, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। अच्छा, इसको देख सकते हैं 10 की पावर -5 m। अब देखो इसको ध्यान से समझो, इसका मीनिंग क्या है। कई बार दे दिया जाता है कि 10 की पावर -5 m AgCl सॉल्यूशन है, तो क्या ये जो डिसॉल्व हो गया है AgCl उसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई है, या सॉलिड AgCl की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है? जो डिसॉल्व हो गया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है? 10 की पावर -5 m। और ये जो कर्डिवाइड पीपीटी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोलोगे? तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हमें पता है? नहीं, ये तो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन की हमें जरूरत नहीं होती। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो किसकी है? डिसॉल्व्ड स्टेट वाली है। अब यहां KSP कितना कहोगे? s², और ये कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -10। कई बार देखोगे कि कई सारे क्वेश्चन में m का स्क्वायर भी कर देते हैं, पर क्या एक्चुअली में ये यूनिट होनी चाहिए? स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो क्या यूनिट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, पर क्वेश्चंस में यूनिट करके दिया है तो इसका मतलब है कि आप वहां पे मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे। आई बात समझ में? चलिए थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 बताना है, एंड इट्स KSP इज 3.3 इंटू 10 की पावर -11। चलिए फटाफट ट्राई करिए। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4, या ये 3.2 करिए ना, 3.2 इंटू 10 की पावर -11। अब आपको Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी पे कमेंट करना है कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, और इसका KSP मेंशन है। तो देखो KSP से क्या बताओगे? KSP है 3.2, तो इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा, इसको S के टर्म में क्या लिखोगे? हाँ, 2 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर 1 और S की पावर 3। तो 32 को 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दें तो 8 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल्स टू S, हाँ ना, S³। तो S इक्वल टू कितना? 2 इंटू 10 की पावर -4m, हाँ ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई 2 इंटू 10 की पावर -4m। अब अगर Ag2CrO4 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पूछा जाए कि Ag2CrO4 के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और CrO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो Ag2+ की कितनी कहोगे? हाँ, तो ये तो 2S होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, और CrO4 माइनस की 2 इंटू 10 की पावर -4 यूनिट होगी मोल पर लीटर, यानी कैपिटल M। आई बात समझ में? हो गया सबका? चलिए, KSP का एक्सप्रेशन बताना है। जर्कोनियम फॉस्फेट, अरे देख, बस पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, सीधा देख के बता दो। KSP कितना? 3 की पावर 3 और 4 की पावर 4 और S1 की पावर कितना? 7। 3 की पावर 3 इज 27 और ये हो गया 16, S1 की पावर 7।
16 256, हाँ हाँ 16 का स्क्वायर यानी ये 227 इंटू 256 S1 की पावर 7। यहां बताओ KSP का एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए? 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 2 की पावर 2 और S2 की पावर 8 Na3 तो Ai3 Na3 Af6 होल ट्वाइस, इसमें KSP लिखोगे इतना 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 यानी 4 S2 की पावर होल 8। ठीक है, तो आप फटाफट जनरल एक्सप्रेशन का यूज करके KSP का एक्सप्रेशन S1 S2 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पर ये सारी बातें कहाँ कब की है? जब सॉल्युबिलिटी कहाँ हो? प्योर वाटर में हो और हमने और कोई भी रिएक्शन इमेजिन नहीं की है, हाइड्रोलिसिस कुछ भी नहीं हो रहा है, तब की बात है ये। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 एट 25 डिग्री सेल्सियस विच इज 80% आयोनाइज्ड। अभी देख ध्यान से देखो, ये कहा जा रहा है कि 80% आयोनाइज हो रहा है, मतलब जितना डिसॉल्व हुआ उसका 80% आयोनाइज हो रहा है, हाँ है ना। अब यहां दो कंफ्यूजन आता है कि जैसे PbI2 डिसॉल्व हुआ, अब जो डिसॉल्व हुआ वो सॉल्युबिलिटी है या जो डिसोसिएट हुआ वो सॉल्युबिलिटी है? सॉल्युबिलिटी की बेसिक मीनिंग क्या है? जैसे अगर इथेनॉल आ जाए तो इथेनॉल के केस में या शुगर के केस में क्या कहोगे? जो डिसॉल्व हुआ है या जो डिसोसिएट हुआ है? डिसॉल्व हुआ है, वो तो डिसोसिएट होता ही नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी का मीनिंग कहां से आता है? केवल और केवल डिसॉल्व होने से, हाँ है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो डिसॉल्व हुआ वही सॉल्युबिलिटी है। अब एसिटिक एसिड के केस में वो पार्शियल डिसोसिएट भी हो जाता है, और शुगर और चीनी के केस, शुगर और बाकी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनके केस में वो डिसोसिएट भी नहीं होता, और जो आनिक कंपाउंड है उनमें ज्यादातर केसेस में 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो यहां पर हम सॉल्युबिलिटी किसको कहेंगे? जो डिसॉल्व हुआ। तो PbI2 जो डिसॉल्व हुआ, मान लेते हैं कि इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S है, तो बताओ PbI2 एक प्लस कितना बनेगा? S बनेगा, हाँ है ना। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लेते हैं, S इक्वल टू मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2, अगर PbI2 की मोलर सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं तो बताओ PbI2 एक प्लस कितना बनेगा? S बन जाएगा। अब इस S का कितना परसेंट आयनाइज हो रहा है? 80% आयनाइज हो रहा है। तो Pb2 प्लस एक्वस एंड I2 2I माइनस एक्वस, है ना। तो अगर ये इसका 80% ही आयनाइज हो रहा है तो ये कितना बनना चाहिए? 0.8S, और ये कितना बनना चाहिए? 0.8S इंटू 2 यानी कितना? 1.6S। 0.8S इंटू 2 तो ये बन जाना चाहिए 1.6S। अब देखो KSP जब लिखोगे तो KSP इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस का स्क्वायर। अब देखो KSP की वैल्यू है 2048 इंटू 10 की पावर माइनस 9। इसको क्या लिख सकते हो? 2048 इंटू 10 की पावर माइनस 12, है ना। ये हो गया 0.8S, तो ये S का स्क्वायर इंटू 0.8 यानी 8 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना। अब यहां से S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि अब ये जो S आएगा, S की क्यूब ही होगा। अच्छा सॉरी, हाँ S का क्यूब होगा। हमें इस बात का ध्यान देना है कि सॉल्युबिलिटी भी किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ये होता है कि उसका कितना डिसॉल्व हुआ, कितना डिसोसिएट हुआ ये नहीं होता, कितना डिसॉल्व हुआ।
अगर इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी S है तो इसका S मोल डिसॉल्व होगा और ये S मोल पर लीटर बनेगा। और अगर इसका आयनाइजेशन 80% है तो ये जो है जितना बना है उसका 80% ही आयोनाइज होगा। आई बात समझ में? तो ये 0.8S और ये 1.6S बनेगा और फिर इनकी कॉन्सेंट्रेशन पुट करो और S की वैल्यू निकालियो। S कितना आ रहा है? वैल्यू अच्छी आ जाएगी 8 16 इंटू 8 कितना? 128। हाँ है ना? 2 की पावर ये 9 है ना, -9 है। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा इसको बता रहे हो। हाँ ये 2 की पावर 11 है, सही है। और ये 2 की पावर 7 है, तो यहाँ कितना बच गया? सर वो स्क्वायर होगा 60। अच्छा हाँ यहाँ पे स्क्वायर भी है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन का लॉजिक बस ये है कि जब 80% आयनाइज कह रहा है तो ऐसे केस में आप सॉल्युबिलिटी किसको मानोगे? तो जो डिसॉल्व हुआ है। और उस डिसॉल्व हुए से देखो इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। जो डिसॉल्व हुआ उसको सॉल्युबिलिटी माना, उसका रेस्पेक्ट में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की और उसको KSP से इक्वेट किया और यहां से S निकालोगे। ठीक है, तो जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्युबिलिटी होती है और वो अगर मेंशन नहीं है तो आप 100% आयनाइज करोगे, पर अगर मेंशन है तो जितना कहा जा रहा है आप उतना % आयनाइज करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जरा कॉमन आयन इफेक्ट की। कॉमन आयन इफेक्ट आप लोगों ने रीचैटर प्रिंसिपल सुना है? अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? नहीं, हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? कि डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब होके क्या करेगा? वो खुद में शिफ्ट करा के इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करेगा। आई बात समझ में? अब देखो इसको आप दो तरीके से देखते हो। जैसे अगर मानो A गैसियस से B गैसियस प्लस C गैसियस। अब देखो इसको मैं एक तरीके से आपको बता रहा हूं, समझियो, तो आगे काफी आसान रहता है। इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों बराबर हो जाती है। ये मानियो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट दिखा रहा हूं और ये दिखा रहा हूं मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, मान लो मैंने इक्विलिब्रियम पर A गैसेस और ऐड कर दिया, A को और ऐड कर दिया। अगर मैं इक्विलिब्रियम पर A को और ऐड करूंगा तो A का अमाउंट इक्विलिब्रियम पे बढ़ जाएगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम था तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर थी। मैंने A गैस ऐड कर दी, A गैस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो A गैस का आपस में कोलिजन बढ़ गया होगा और कोलिजन बढ़ गया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या होगी? बढ़ जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट अभी भी उतनी ही रहेगी। उस इंस्टेंट की बात, जैसे हमने ऐड किया फॉरवर्ड की रेट बढ़ गई, बैकवर्ड की रेट कम है। अब बताओ नेट चेंज तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? फॉरवर्ड तेजी से हो रहा है, बैकवर्ड धीरे धीरे हो रहा है, तो नेट चेंज क्या देखने को मिलेगा? A से B गैसेस और C गैसेस बन रहा है, हाँ है ना? और जैसे ही A से B A रिएक्ट करेगा, A की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और फॉरवर्ड की रेट कम होती जाएगी और B गैसेस बनेगा तो B और C की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और बैकवर्ड की रेट बढ़ती जाएगी और दोनों फिर से बराबर हो जाएंगे और फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो जाएगा, हाँ है ना? हाँ, ये बात समझ में? तो अब देखो जहां इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हुआ वो पॉइंट का इनिशियल इक्विलिब्रियम का ही पॉइंट है या उससे डिफरेंट पॉइंट है? उससे डिफरेंट पॉइंट है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे किसी भी तरीके से तो डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश करेगा। कैसे करेगा? तो आपस में इक्विलिब्रियम इधर उधर शिफ्ट करके रीस्टैब्लिश करेगा। आई बात समझ में? पक्का? मान लो मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी और इनकी कॉन्सेंट्रेशन √2 टाइम कर दी। इसकी डबल की और इनकी कितनी कर दी? √2 टाइम। अब बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? फॉरवर्ड की डबल होगी, बैकवर्ड की भी क्या होगी? डबल हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की रेट बराबर तरीके से इंक्रीज हुई और दोनों की रेट अभी भी बराबर है। आई बात समझ में?
अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी और रिएक्टेंट की सेम रखी, अब क्या होगा? प्रोडक्ट की डबल कर दी तो बैकवर्ड की ज्यादा होगी, फॉरवर्ड की कम है, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा? बैकवर्ड जाएगी तेजी से, और इसकी कम होगी, इसकी बढ़ेगी, फिर से क्रम रिस्टैब्लिश होगा। अगर मैंने वॉल्यूम आधा कर दिया, पूरे कंटेनर का ही वॉल्यूम आधा कर दिया, तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन आधी आधी हो गई, सॉरी सबकी कॉन्सेंट्रेशन डबल डबल हो गई। इक्विलिब्रियम पर ये हाल था, ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई, रेट डबल हो जाएगी, और बी और सी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई, रेट क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। नेट चेंज कहां देखने को मिलेगा? बैकवर्ड, हाँ है ना? अगर मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया, सबकी कॉन्सेंट्रेशन आधी आधी हो गई, आधी हो गई तो फॉरवर्ड की रेट आधी और बैकवर्ड की रेट 1/4। क्या देखने को मिलेगा? फॉरवर्ड से बैकवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन नेट रिएक्शन की तरफ दिखेगी। आई बात समझ में? पक्का? तो अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम किसी ना किसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और शिफ्ट होके इक्विलिब्रियम को दोबारा रीस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, आप इसको रेट वाइज सोच सकते हो, केपी क्यूपी केसी क्यूसी से सोच सकते हो। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल हो। अब देखो, मान लो एक सॉल्यूशन है। अच्छा एक बात बताओ कि हम इक्विलिब्रियम को कैसे स्टैब्लिश कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या। जैसे एक बात सोचो कि हमने HCl का सॉल्यूशन लिया और इसमें AgCl डाला और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया, और एक बार हमने इसका रिवर्स काम किया, AgCl का सॉल्यूशन लिया AgCl और इसमें HCl डाला। दोनों केस में क्या इक्विलिब्रियम एकदम सेम पॉइंट पे स्टैब्लिश होगा? जैसे हमने AgCl का सॉल्यूशन लिया और उसमें 0.1 मोल HCl डाला, या 0.1 मोल HCl पहले से सॉल्यूशन में रखा और बाद में AgCl डाला, इक्विलिब्रियम का एक ही पॉइंट पे स्टैब्लिश होगा या दोनों में डिफरेंट आएगा? हमने देखो अमाउंट सेम सेम ऐड किया है, सब कुछ सेम रखा है, बस सीक्वेंस बदल दिया है। तो सीक्वेंस बदलने से क्या इक्विलिब्रियम का पॉइंट बदल जाएगा? नहीं, सीक्वेंस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। सीक्वेंस आप कुछ भी रखो, अगर अमाउंट सेम है तो इक्विलिब्रियम सेम स्टेट पे, सेम जगह पे अचीव होगा। अब इस बात को समझो। मान लो एक सॉल्यूशन है AgCl का। अब AgCl का अगर सॉल्यूशन है तो AgCl सॉलिड अपना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करके रखेगा, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। अब अगर इस सॉल्यूशन में HCl या सॉल्यूशन में हम NaCl या कोई भी ऐसा आयन ऐड कर दें, कोई भी ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दें जो क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता हो। अब देखो, पहले से AgCl का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है, इक्विलिब्रियम पर Ag प्लस ये बना होगा S1, S बना होगा और ये बना होगा S, है ना? अब अगर हम Cl माइनस ऐड करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी या फॉरवर्ड जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जाएगी तो Ag प्लस और Cl माइनस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? AgCl बनाएंगे। यानी AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो डिसॉल्व्ड वाला बढ़ा है या अनडिसॉल्व्ड वाला बढ़ा है? अनडिसॉल्व्ड वाला, यानी AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या कहोगे? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर किसी सॉल्ट को, किसी स्पैनिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को हम ऐसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं जिसमें पहले से कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रोलाइट एक कॉमन आयन फर्नेस कर रहा है। कॉमन आयन का मतलब है कि देखो AgCl डिसॉल्व होने के बाद ये दो आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है, Ag प्लस और Cl माइनस। अब अगर हम AgCl को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें और उस सॉल्यूशन में कोई या तो Ag प्लस पहले से हो या तो Cl माइनस हो, Ag प्लस हो और Cl माइनस, इनमें से कोई भी अगर आयन होता है तो उस आयन को कहोगे कि वो कॉमन आयन है। दोनों में जो आयन कॉमन है वो कहा जाएगा कि वो कॉमन आयन है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में कोई कॉमन आयन है और उसमें एक सॉल्ट को ऐड करोगे या उसको सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के कंपैरिजन में क्या आएगी?
वाटर में जो उसकी सॉल्युबिलिटी थी उसके कंपैरिजन में यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर किसी भी सॉल्ट को अगर आप डिसॉल्व करोगे इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ कॉमन आयन, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट विल डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आई बात समझ में? क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो Cl माइनस ऐड करोगे तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड जाएगा तो ये अनडिजॉल्व्ड यानी पीपीटी के फॉर्म में AgCl प्रोड्यूस करेगा, और AgCl प्रोड्यूस होगा यानी अनडिजॉल्व्ड AgCl ज़्यादा हो रहा है, डिजॉल्व्ड AgCl कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। आई बात समझ में? तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जानी चाहिए, सॉल्ट की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्ट की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? पक्का? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, और क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अब इससे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। अच्छा, यहां पे बताओ कि क्या हम KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर लिख सकते हैं सीधा? AgCl को डिसॉल्व किया है NaCl के सॉल्यूशन में, तो क्या यहां सॉल्युबिलिटी KSP इक्वल टू S स्क्वायर लिखा जा सकता है? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि सॉल्युबिलिटी Cl माइनस जो है वो कहां से आएगा, वो दोनों से आएगा, हाँ ना। अब जरा देखो, बैकवर्ड रिएक्शन अगर होना है तो बैकवर्ड रिएक्शन में Ag प्लस जब भी Cl माइनस के साथ टकराएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है, हाँ ना। अब AgCl क्या डिफरेंशिएट करेगा कि जो मेरे से प्रोड्यूस Cl माइनस है उसी से मैं टकराऊंगा तभी मैं AgCl बनाऊंगा? वो तो किसी भी Cl माइनस के साथ टकराएगा तो AgCl बना देगा, हाँ ना। तो दैट्स वाई हमें अब यहां Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नेट लेनी पड़ेगी, हाँ ना। Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन नेट लेनी पड़ेगी, तो यहां पर देखोगे कि यहां पर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है, और बैकवर्ड शिफ्ट हुई है तो सॉल्युबिलिटी यहां पर कम हो जाएगी, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या बराबर होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट हो जाएगी। अब अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाएगी तो ये बताओ, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिफरेंट है तो क्या हम सीधा KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अच्छा, AgCl के लिए, फॉर AgCl हम ये बात तो हमेशा लिख सकते हैं कि KSP इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो अगर हम Ag प्लस वर्सेस Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट ड्रॉ करें, कैसा रहेगा? Ag प्लस वर्सेस Cl माइनस, ये प्लॉट कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ ना, पक्का। और अगर हम log Ag प्लस वर्सेस log Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्लॉट ड्रॉ करें, log Ag प्लस वर्सेस log Cl माइनस, कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप, हाँ ना, कर सकते हैं। अब देखो, कॉमन आयन इफेक्ट अगर Ag प्लस पे, कॉमन आयन इफेक्ट अगर Cl माइनस का है तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और कॉमन आयन इफेक्ट अगर Ag प्लस की वजह से है तो Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो Cl माइनस की घटेगी। पर दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? KSP के बराबर ही होना चाहिए, हाँ ना। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा KSP के बराबर ही होना चाहिए। अब ऐसी प्रॉब्लम को अगर डील करना है, ऐसी प्रॉब्लम को डील करना है तो बढ़िया काम क्या है कि आप नेट कॉन्सेंट्रेशन आयंस के निकाल लो और उसको यूज करो। अब देखो, थोड़ा सा यहां पर हम एजम्पशन यूज करेंगे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर यहां कॉमन आयन इफेक्ट क्लोराइड आयन की वजह से है, कॉमन आयन इफेक्ट क्लोराइड आयन की वजह से है, तो Ag प्लस किससे AgCl से। और अगर
NaCl में, NaCl के सॉल्यूशन में, NaCl के सॉल्यूशन में AgCl की मोलर सॉल्युबिलिटी S1 मोल पर लीटर होती है, तो Ag+ कितना होना चाहिए? S1, हाँ है ना। यानी अगर कॉमन आयन इफेक्ट क्लोराइड आयन का है तो जो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वही सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगी इस सिचुएशन में। आई बात समझ में? अगर कॉमन आयन इफेक्ट Ag+ की वजह से हो तो Cl- की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वही इसके मोलर सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगी, हाँ है ना, पक्का? ठीक है, अब देखिए जरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl कैलकुलेट करना है और AgCl का Ksp 10⁻⁻10 है, तो हमें सबसे पहले प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्योर वाटर में क्या कहोगे? S² हो जाएगा, तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻5 m, हाँ ना। यानी प्योर वाटर में देखोगे कि प्योर वाटर में Ag+ और Cl- दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी? S और S, और ये 10⁻⁻5 m और ये भी होगा 10⁻⁻5 m। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। अब अगर हम इसको 0.2 m NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, ध्यान से 0.2 m NaCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे तो पहली बात बताओ कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, हाँ है ना। क्या हो गया? अगर हम इसको NaCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, पक्का? सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो 10⁻⁻5 से भी कम हो जाएगी, हाँ है ना। यानी AgCl से जो Ag+ आएगा वो 10⁻⁻5 m से भी कम होगा, हाँ है ना। आई बात समझ में? और AgCl से जो Cl- आएगा वो भी 10⁻⁻5 m से कम होगा। क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व किए तो सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻5 m और 10⁻⁻5 m दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब हम इसको अगर NaCl के सॉल्यूशन के में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्युबिलिटी घटने वाली है या बढ़ने वाली है? घटने वाली है, तो 10⁻⁻5 m से भी कम होने वाली है, हाँ है ना। कॉमन आयन इफेक्ट किसकी वजह से है? Cl- की वजह से। तो अब ये बताओ एक्चुअली Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? 10⁻⁻5 से कम या ज्यादा? अरे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो ये Ag+ कहां से आएगा? AgCl से। तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? 10⁻⁻5 से भी कम आने वाली है, पक्का? अब देखो Cl- किससे किससे आ रहा है? NaCl से आ रहा है, कितना? 0.2 m, और AgCl से आ रहा है। AgCl से आने वाले Cl- की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कॉमन आयन इफेक्ट के बाद भी AgCl से जितना Cl- आएगा वो 10⁻⁻5 से कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा, हाँ है ना। आई बात समझ में? और NaCl से जो Cl- आएगा उसको क्या कहोगे? वो 0.2 m के बराबर है। अब देखो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं कि लेट S1 इक्वल्स टू मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। S1 को मैंने मान लिया कि ये मोलर सॉल्युबिलिटी है AgCl की, ऑफ AgCl इन NaCl। NaCl सॉल्यूशन में AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है उसको मैंने माना कितना? S1 माना। अब जरा देखो, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढंग से लिखियो और कॉन्सेंट्रेशन ढंग से लिखियो, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। Ag+ एक्वस और Cl- एक्वस। पहले से Cl- कितना है? NaCl का कितना है? 0.2, हाँ है ना। अब अगर यहां पर AgCl की मोलर सॉल्युबिलिटी S1 होती है तो बताओ इक्विलिब्रियम पर Ag+ कितना बनेगा? S1 बनना चाहिए, और Cl- और कितना बनेगा? S1 बनेगा, और पहले से कितना था? 0.2 S1, हाँ है ना।
दोनों कॉन्सेंट्रेशन समझ में आई? ये S1 क्या है, कब की सॉल्युबिलिटी है? AgCl को जब NaCl के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तब की सॉल्युबिलिटी है। और इस S1 की वैल्यू कितनी आने वाली है? 10⁻⁻5 से कम आने वाली है। अब अगर ये S1 की वैल्यू 10⁻⁻5 से कम आने वाली है तो 0.2 प्लस S1 को क्या लिख सकते हो? 0.2 के ही बराबर है, कह सकते हैं। हमने आइडिया लगा लिया कि ये S1 10⁻⁻5 से भी कम आएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू 0.2 के बराबर है। अब इसका KSP इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। KSP कभी भी याद करो एक्सप्रेशन तो इस टर्म में याद करो, और अगर वाटर में होगी तब जाके आप वो S की पावर x और y वगैरह करोगे। आई बात समझ में? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहां कितनी कहोगे? S1, और ये कितना हो गया? 0.2 इक्वल्स टू 10⁻⁻10। सो S1 की वैल्यू क्या बोलोगे? 10⁻⁻10 अपॉन 0.2। 0.2 को 1/5 लिख सकते हैं, तो 5 को ऊपर लेते जाओ तो ये 5 इंटू 10⁻⁻10m। आई बात समझ में? तो उसकी मोलर सॉल्युबिलिटी NaCl में कितनी हो गई? 5 इंटू 10⁻⁻10m। आई बात समझ में? सॉल्युबिलिटी कितना, सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बहुत कम हो गई। आई बात समझ में? सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 5 इंटू 10⁻⁻10m। और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी को हो गए? 0.2 ही, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है इसको तो इग्नोर किया जा सकता है। आई बात समझ में? पक्का? तो इसमें ये क्या हो रहा है? ऐसी प्रॉब्लम को करते टाइम पहले तो आपको आइडिया लगा लेना है कि प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, इसका रफली आइडिया लगा लो कि SP और S से आइडिया लगा सकते हो। उसके बाद नई सिचुएशन में मान लो कि इसकी सॉल्युबिलिटी S1 होती है ना, तो दोनों आयन इससे बनेंगे S1 और S1 यहां पर, और पहले से Cl माइनस कितना है? 0.5, तो 0.2, तो 0.2 प्लस S1 और ये हो जाएगा S1। आई बात समझ में? हमें इसमें रीचेटर प्रिंसिपल से बैकवर्ड फॉरवर्ड की शिफ्टिंग नहीं करानी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपने कैसे स्टैब्लिश किया है उस पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। आपको बोला जाए कि AgCl के सॉल्यूशन में NaCl ऐड किया है, या बोला जाए कि NaCl के सॉल्यूशन में AgCl ऐड किया है, दोनों में तो सेम ही कंसंट्रेशंस वगैरह अगर सेम है तो दोनों में तो इक्विलिब्रियम एक ही पॉइंट पे एस्टैब्लिश होगा। तो हम हर बार मानेंगे कि हमने इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में अपना इनसॉल्युबल सॉल्ट या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऐड किया है, उस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे और एकदम सूटेबल एजम्पशन लोगे। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एज्यूम करें, तो देखोगे एजम्पशंस में एक ही दो पॉसिबिलिटी होगी। मेंस के क्वेश्चन में आप आसानी से एजम्पशन पता कर सकते हो, पर अगर कोई एडवांस के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सा एजम्पशन ले, तो कोई एक एजम्पशन ले लो। और एजम्पशन लेने के बाद का काम है कि वेरिफिकेशन जरूर कर लो। एजम्पशन हमने मान लो इसको 0.2 कर दिया, तो देखो क्या ये अभी वैलिड है? वैलिड है, तो हमने जो एजम्पशन लिया है वो सही था और यही अपना डिजायर्ड आंसर होगा। अगर एजम्पशन लेने के बाद इसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻1 आती तो क्या ये एजम्पशन वैलिड होता? नहीं होता। तो हम एजम्पशन नहीं ले सकते, फिर हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते, 0.2 S1 इंटू S1 इज इक्वल्स टू KSP करते और क्वाड्रेटिक सॉल्व करते। आई बात समझ में? तो एजम्पशन लो और उसके बाद उसको वेरीफाई कर लो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन 0.1 m लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और KSP ऑफ PbI2 इज इतना। देखिए यूनिट दे रखी है। यूनिट क्यों दिया गया है? यूनिट देने का रीजन है कि ये आयन आप कॉन्सेंट्रेशन आपको मोलैरिटी में लेनी है। ठीक है, चलिए फटाफट ट्राई करिए। वाटर में सॉल्युबिलिटी लगभग कितनी आएगी? 10 की पावर में गैस कर लीजिए।
वाटर में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कितना आएगा 10 की पावर में -3, क्योंकि इसका KSP क्या लिखोगे 4 × 10 की पावर 4s क्यूब, हाँ है ना। तो s की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -3 आ जाएगी, पर वो कब है वाटर के केस में। और आपको किस केस में कहा जा रहा है, तो 0.01 m लेड नाइट्रेट। अब एकदम तमीज से इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन देखिए, PbI2 सॉलिड, इससे बनेगा Pb2 प्लस एक्वस और बनेगा I माइनस 2I माइनस। और हमें क्या करना है कि हम मानेंगे कि ये सॉल्यूशन पहले से है और उसमें PbI2 हम डिसॉल्व कर रहे हैं, हम इसके सॉल्यूशन में PbI2 डिसॉल्व कर रहे हैं, हम ऐसा मानेंगे। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन में PbI2 डिसॉल्व करेंगे तो बताओ Pb2 प्लस कितना होगा 0.1 m होगा पहले से। मान लेते हैं कि S1 इज द सॉल्युबिलिटी, S1 इज मोलर सॉल्युबिलिटी, और ये कब की मोलर सॉल्युबिलिटी है, तो मोलर सॉल्युबिलिटी इन PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 के सॉल्यूशन में मोलर सॉल्युबिलिटी S1 होती है, तो ये बताओ ये I माइनस कितना बनना चाहिए 2S1, और ये कितना बनना चाहिए 0.1 m प्लस S1। अब देखो S1 की वैल्यू 10 की पावर -3 से भी कम होनी चाहिए। शुद्ध वाटर में सॉल्युबिलिटी लगभग 10 की पावर -3 के आसपास आएगी। तो अगर कॉमन एन इफेक्ट लगा है तो कॉमन एन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी और ज़्यादा डिक्रीज करनी चाहिए, यानी S1 की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम आने वाली है, हाँ है ना। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या मान सकते हैं 0.1 m। अब देखो KSP का एक्सप्रेशन कभी भी S² मत लिखना, पहले लिखो Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, Pb2 प्लस एक्वस इंटू I माइनस एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, सही है। Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.1 m, और I माइनस का स्क्वायर कितना 2S1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 8 × 10 की पावर -9, सही है। अब यहां से देखो हम इसको ये हो जाएगा 4S1 का स्क्वायर, तो 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2 × 10 की पावर -8 इक्वल्स टू S1 का स्क्वायर। सो S1 इज √2 × 10 की पावर -4m। एजम्पशन वैलिड है या इनवैलिड है, एजम्पशन पूरी तरीके से वैलिड है, हाँ है ना। तो अभी 0.1 m लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में PbI2 की मोलर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कितनी √2 × 10 की पावर -4, यानी 1.414 × 10 की पावर -4m। हाँ ये बताओ Pb2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानोगे 0.1 ही मानेंगे, क्योंकि ये तो 1000 के फैक्टर से डिफर कर रहा है। और I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, तो इसका डबल करोगे, हाँ कांड ये हो जाता है हम S1 निकाल के मार्क कर देते हैं। I माइनस पूछा तो कितना 2S1, तो 2√2 हो जाएगा, यानी 2.828 × 10 की पावर -4m। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से अगर कॉमन एन इफेक्ट आ जाए तो कॉमन एन इफेक्ट की वजह से आप सॉल्युबिलिटी चेंज करा दोगे। अच्छा एक बात समझो, और अगर कॉमन एन इफेक्ट I माइनस की वजह से होता तो I माइनस, जैसे इसी में बोला जाए सेकंड पार्ट कि हम इसी PbI2 को डिसॉल्व कर रहे हैं इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड, और सोडियम आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, और हम PbI2 को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होना चाहिए, तो PbI2 सॉलिड, अभी भी सेम काम करना है, PbI2 सॉलिड से बना Pb2 प्लस और 2I माइनस। अब बताओ I माइनस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.1 m, और ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं कि मोलर सॉल्युबिलिटी S2 है, तो ये S2 बना, और ये कितना बन जाएगा 1 + 2S2। इसको हम इग्नोर करके चलो 0.1 m कर रहे हैं,
हाँ है ना। अब KSP का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? KSP का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? तो Pb2 प्लस इंटू आई माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? S2 इंटू 0.1 का स्क्वायर इज 8 इंटू 10 की पावर -9। तो यहां S2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 इंटू 10 की पावर -7m। तो स्क्वायर 0.1 का होगा तो डायरेक्टली आपको S2 की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, ये बात समझ में? ठीक है।